गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूपीएससी आईएएस कोचिंग में। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों। जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाएंगे सभी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। चलिए जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए, सभी का वेट किया जा रहा है। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। एक मिनट राह देखेंगे सभी के लिए। आज हमारी क्लास है एनसीईआरटी क्लास 3। ठीक है। पृथ्वी की गतिविधियां। आ जाइए बच्चों, सभी जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम जानने वाले हैं पृथ्वी की गतिविधियां। ठीक है, कि पृथ्वी की गतिविधियां क्या होती है। ठीक है, द मोमेंट ऑफ अर्थ। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, हमें क्या पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये पृथ्वी दिख रही है सभी को। आपको ये पृथ्वी दिख रही है। इस पृथ्वी को ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि हम हमारे वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार पृथ्वी रोटेट होती है, किस किस प्रकार आ, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ भी वो इम्पोर्टेंट चीज है, इसको भी ध्यान में रखना है आपको। तो हम अभी पढ़ते हैं कि क्या बताया। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, एक घूर्णन एवं परिक्रमण। ठीक है, घूर्णन मीन्स क्या, जो घूमती है। ठीक है, अपने अपने ही अक्ष पर घूमती है। जैसे देखिए, ये जो पृथ्वी है, ठीक है, ये अपने अक्ष पर गोल गोल घूम रही है। ठीक है, जैसा आप समझ सकते हैं कि अगर आप एक जगह पर है अभी, ठीक है, अगर आप खुद गोल 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 घूम रहे हो अपने ही जगह पर, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, घूर्णन। बराबर है। लेकिन अगर आपके बीच में अगर आपके बीच में एक पोल रख दिया है, ठीक है, और उस पोल के चारों ओर आप घूम रहे हो, तो उसे क्या कहेंगे हम, परिक्रमण कहेंगे। ठीक है, एक मिनट बच्चों, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, चालू रखिए, एक मिनट। तो आपको अंतर समझ में आया बच्चों, घूर्णन और परिक्रमण में, कि अगर आप खुद ही के जगह पर अगर गोल गोल घूमते हो, तो उसे क्या कहेंगे हम, घूर्णन कहेंगे। अगर आप किसी किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा ऑब्जेक्ट के गोल गोल घूम रहे हो, ठीक है, जैसे आप किसी पोल के गोल गोल घूम रहे हो, तो उसे क्या करेंगे हम, परिक्रमण कहेंगे उसे। ठीक है, तो अब आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या कहा गया है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। बराबर है, जो मैंने अभी आपको ही कहा, जो अपने अक्ष पर घूमती है। बराबर है, और पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। इसको हाईलाइट कर लेंगे हम। ठीक है, उसी के साथ क्या कहा गया है कि सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। बराबर है, जैसे मैंने आपको कहा, अगर आप एक ऑब्जेक्ट के गोल गोल घूमते हो, तो हमारे लिए पृथ्वी के लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा, पोल क्या होगा, सूर्य होगा। बराबर है, अगर सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में उसका एक स्थिर ऑब्जेक्ट होता है। बराबर है, ये देखिए, मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, ये देखिए, ये हमारी पृथ्वी है। बराबर है, और ये क्या है, ये हमारा सन है। एक मिनट, ठीक है, इधर ध्यान दीजिएगा आप सभी, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा सूर्य है। बराबर है, ये हमारी पृथ्वी है, यह सॉरी, ये हमारी पृथ्वी का ऑर्बिट है। ओके, और ये हमारा है अर्थ। ये अर्थ अगर इस सन के गोल गोल घूमेगा, ठीक है, दिख रहा है आप सभी को, अगर इसके गोल गोल घूमेगा, तो क्या होगा, ये परिक्रमण कहलाएगा। ठीक है, और ये अपने ही अक्ष पर ऐसे गोल गोल घूम रहा है, तो ये कहलाएगा घूर्णन। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आप सभी को। अब हम आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, जो इसे कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, जो पृथ्वी के अक्ष है, एक काल्पनिक रेखा है, पृथ्वी का अक्ष, जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री तक का कोण बनाती है। वह समतल जो समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, उसे कक्षीय समतल कहते हैं। ठीक है, जो कक्ष के समतल होता है, हमारे जो ऑर्बिट होते हैं, उसके जो समतल होता है, उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्राप्त पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। ठीक है,
जैसे मैंने आपको बताया था, आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में ये पता होगा कि मैंने आपको उसके सिद्धांत भी बताए थे। देखिए ये क्या है, ये हमारी पृथ्वी है, बराबर है। इस तरीके से इसके ऑर्बिट है, ये हमारा इक्वेटर है, बराबर है। क्या है, हमारा इक्वेटर है। यह हमारी 66.5 डिग्री लाइन है दोनों तरफ, ठीक है। यहां तक सूर्य की किरणें पहुंच पाती है, ठीक है। यहां तक तिरछी सूर्य की किरणें जाती है, ठीक है। तो क्या होता है, इन्हीं सूर्य की किरणों की वजह से पृथ्वी को भी क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है, ठीक है। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, इसमें भी वही बताया, ठीक है। पृथ्वी का आकार कैसे है, गोले के समान है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, पृथ्वी के आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, ठीक है। पृथ्वी के आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, क्योंकि सूर्य की रोशनी एक तो लंबवत चमकती है या फिर तिरछी चमकती है, लेकिन तिरछी में सूर्य की रोशनी कम प्राप्त होती है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। इसीलिए हाँ, सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरे भाग में जो सूर्य से दूर होता है, वहां वहां रात होती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा था कि जो जो क्षेत्र सूर्य के सामने होगा, ठीक है, उस क्षेत्र में क्या होगी, दिन होगी। और जो क्षेत्र सूर्य के पीछे होगा, उस क्षेत्र में क्या होगी, उस क्षेत्र में रात होगी। जैसे अभी हमारे इधर रात हो रही है, ठीक है, तो अभी दूसरे क्षेत्र में क्या हो रहा होगा, दिन हो रहा होगा, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे। ग्लोब पर वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रतिदीप्त कहते हैं, ठीक है। वृत्त पर क्या होता है, जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे कहते हैं प्रतिदीप्त वृत्त, ठीक है। प्रतिदीप्ति वृत्त कहते हैं उसे, ठीक है। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसे कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने कक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे लगाती है, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस जानेंगे। पृथ्वी क्या करती है अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने के लिए, एक मिनट। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने के लिए 24 घंटे का समय लेती है, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, हमें 24 घंटे में दिन व रात की स्थिति पता चलती है। घूर्णन के संपूर्ण काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति होती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा, यह पृथ्वी की दैनिक गति होती है, जो 24 घंटे का समय होता है, इसलिए उसे दिन कहा जाता है, ठीक है। टोटल दिन कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे लेती है घूमने में, ठीक है। जो चीजें हाईलाइट करता हूँ आप भी अपने बुक में हाईलाइट करते चलेंगे, ठीक है। अब इसको देखेंगे आप। मैंने कहा था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। और अपने जो कक्षीय समतल पृथ्वी का जो कक्षीय समतल वो 66.5 डिग्री पर झुका हुआ है, ठीक है। ये आपको याद रखना है ऐसे। जो मैं आपको तो याद हो गया होगा, जो आपको डायग्राम बताते हैं हम, ठीक है। जो डायग्राम बताते हैं वो तो आपको याद हो गया होगा, ठीक है। ये देखिए, घूर्णन के कारण क्या होता है, प्रतिदिन रात व दिन होता है, ठीक है, घूर्णन के कारण। अगर सूर्य के सामने ये क्षेत्र है तो दिन होगा, ये सूर्य के पीछे है तो ये रात है, बराबर है। अब हम आगे पढ़ेंगे। ये देखिए, यहां भी दी है इक्वेटर, मकर रेखा, कर्क रेखा, ठीक है। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगा तो क्या होगा, हम जानेंगे अब। सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा, वह पूरे समय ठंड पड़ेगी। इसी तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। आप देखते होंगे, देखिए क्या कहा है, सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होता है, जिसके कारण उस भाग में गर्मी होती है, क्योंकि वो क्षेत्र हमेशा डायरेक्ट सूर्य के कांटेक्ट में आता है, बराबर है। जो सूर्य के सीधे कांटेक्ट में आता है। अगर आप जानोगे, अगर अगर आप सूरज की तरफ देखोगे बाहर निकल के, तो हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट में। लेकिन वही अगर रात होगी तो हमें सूरज नहीं दिखेगा, तो हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होगा, बराबर है। लेकिन वही भाग जो हमेशा अंधेरे में रहेगा, जो पीछे वाला भाग होता है, जिस भाग में रोशनी नहीं होती, वह क्या होगा, वो ठंडा रहेगा, ठीक है। अब आगे जानेंगे पृथ्वी की गति। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है, ठीक है। हम यहां से जानेंगे, देखिए आप क्या कह रहा, पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर, एक मिनट। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर अपने कक्ष और चारों ओर कक्ष में होती है, उसे परिक्रमण कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाए, पृथ्वी की गति जो सूर्य के चारों ओर, यह हमारा सूर्य नीचे देख सकते हैं आप सभी, एक मिनट। ये दिख रहा है आप सभी को, इसमें क्या कहा गया, ये सूर्य हमारा, इसके चारों ओर पृथ्वी
इस तरीके से घूर्णन करती है, ठीक है, परिक्रमा करती है, सॉरी, पृथ्वी क्या कर रही है, परिक्रमा कर रही है। दिख रहा है आप सभी को? इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूं मैं बहुत अच्छे से आपको, इस डायग्राम के बारे में। आप अभी सिर्फ इसके तरफ ध्यान देंगे। पृथ्वी एक वर्ष में, क्या कह रहे हैं, पृथ्वी एक वर्ष में 365 1/4 दिन सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष में 365 दिन का मनाते हैं, तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़े जाते, ठीक है। पृथ्वी क्या करती है, एक वर्ष में एक वर्ष या 365 1/4 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था, आपको याद आ रहा है, हमारा कैलेंडर याद आ रहा है? अभी इसके थ्रू अपने सीसैट को भी देखेंगे हम, ठीक है, हमारा कैलेंडर भी। अगर हम 1/4 1/4 1/4 4 साल के लिए इकट्ठा करते हैं तो हमारा एक दिन बनता है, ठीक है। तो उसी एक दिन का हम क्या करते हैं, एक लीप ईयर बनाते हैं। देखिए हमने ज्योग्राफी में भी अपना सीसैट डाल दिया कि नहीं, कैलेंडर का क्वेश्चन देखिए आया कि नहीं। इसी वजह से ये यूपीएससी इंटरलिंक होता है, ठीक है। आपको इसमें भी आगे आपको इसमें भी सोचने का मौका मिल गया है अपनी सीसैट को, कैलेंडर को, ठीक है। तो 365 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग 365 दिन का मानते हैं, एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं, तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते। अब इस आप डायग्राम को अच्छे से ध्यान देंगे, ठीक है। आपको जो जो याद रखना है मैं आपको बता रहा हूं, इसमें से ये डायग्राम पूरी याद रखनी है, यूपीएससी में इससे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, आप अगर आपको अगर देखना होगा तो आप क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको देखना होगा तो आप इसका क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है। उत्तरी ध्रुव है हमारा, ये दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है, देख सकते हैं आप। ये हमारा शरद ऋतु है, ठीक है, शरद ऋतु है। तो 21 मार्च को क्या होता है, 21 मार्च को जो सूर्य होता है हमारा, ये हमारी इक्वेटर लाइन है, ठीक है। 21 मार्च को जो सूर्य होता है, हमें लंबा, एक मिनट, लंबावत चमकता है, ठीक है। 21 मार्च को सूर्य इक्वेटर पर लंबावत चमकता है, ठीक है। आपको ये याद रखना है, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, विषुववृत्त 21 मार्च, ठीक है, इसको याद रखना है। 21 मार्च को सूर्य इक्वेटर पर या विषुववृत्त पर लंबावत चमकता है, ठीक है। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा है इससे भी, ठीक है। बाद में आपको ये देखना है कि उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु आएगा, ठीक है। तो क्या होगा, 21 जून को सबसे लंबा दिन होगा हमें हमारा उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। तो ये 21 जून को लंबावत चमकेगा कहा, कर्क रेखा पर, ठीक है। ये याद रखना है आपको, इसीलिए मैं इस पे फोकस कर रहा हूं, वरना मुझे इस पर ज्यादा टाइम देने की गरज नहीं थी, ठीक है। इस डायग्राम को याद कर लेना आपको। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में यह लंबावत चमकेगा, ठीक है, कर्क रेखा पर। और इसी दिन सबसे लंबा दिन होता है, सबसे लंबा दिन, ठीक है। इसी दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। और विषुववृत्त पर क्या होता है, समान दिन और समान रात, ठीक है। क्या होता है, समान दिन और समान रात, ठीक है। इसको याद करना है आपको। एक मिनट, थोड़ा वर्क नहीं कर रहा है मेरा ये, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिखेंगे आप। मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिखेंगे। एक मिनट रुक रहा हूँ, पेन बुक ले लीजिए, अगर नहीं होगी आपके पास तो ले लीजिए जल्दी। 21 मार्च को विषुववृत्त पर सूर्य लंबावत चमकेगा। 21 मार्च को सूर्य विषुववृत्त पर लंबावत चमकेगा। इस स्थिति में समान दिन, इस स्थिति में समान दिन व समान रात होगा, ठीक है। समान दिन व समान रात होगा। अब इसके बारे में लिखेंगे आप, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य, लिखिए, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य। हम जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे आगे उसमें भी बताऊंगा मैं आपको, लेकिन अभी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं तो लिख लीजिए, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर लंबावत चमकेगा। उत्तरी गोलार्ध में सूर्य लंबावत चमकेगा। और इस स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन व दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होगी, ठीक है। अब आगे लिखेंगे, आगे देखेंगे, ठीक है। सेम यहां भी वही होगा जो हमारा 23 दिसंबर को भी जब सूर्य वापस जाएगा, ठीक है।
जब सूर्य वापस जाएगा, देखिए यह हमारी 3 लाइन है, मैं दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। इसको ध्यान देंगे, यह हमारी इक्वेटर है, यह हमारी 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, और यह हमारी मकर रेखा है। सूर्य यहां से यहां जाएगा और यहां से यहां वापस आएगा, ठीक है। यहां से यहां आएगा, तो ये स्थिति है ये, ठीक है। इसको डायग्राम को याद कर लेना आपको, कि आगे पढ़ेंगे भी हम उस तरीके से मैं बताऊंगा आपको। और ये दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन होगा। तो एक ही हमारे गोलार्ध में उस दिन क्या होगा, सबसे लंबी रात होगी, ठीक है। और सबसे छोटा दिन होगा, इतना याद रखना आपको, ठीक है। तो ये डायग्राम याद करनी है आपको। अब हम आगे बढ़ेंगे। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बीच बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे बराबर हो जाते हैं। बराबर जो हमने हमारे कैलेंडर में भी पढ़ा है, वही हमें यहाँ बताया जा रहा है। 4 वर्षों में जो प्रत्येक 6 घंटे बचे थे, उनके उनसे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाता है। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह के 28 दिन के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 367 दिन होते हैं, ठीक है। ये याद रखना, 367 दिन होते हैं, उसे लीप वर्ष कहा जाता है, ठीक है। अब पता लगाएंगे कि अगला लीप वर्ष कहाँ होगा। अब आपको पता ही है हमारा लीप वर्ष चल रहा है फिलहाल, ठीक है। अब आगे ध्यान देंगे हम। एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है, बराबर है। ये परिवर्तन क्यों होता है, ये सूर्य के सामने जो हमारी पृथ्वी की स्थिति होती है, उसी वजह से होता है। अगर एकदम फ्रंट में होगा तो हमें क्या है कि गर्मी महसूस होगी, बराबर है। थोड़ा पृथ्वी से दूर दूर जाएगा तो क्या होगा, सर्दी होती जाएगी। जो सूर्य हमारे हमारे कर्क रेखा से जब धीरे धीरे वापस जाएगा तो मानसून आते जाएगा, बराबर है। तो इस प्रकार सूर्य की वजह से परिवर्तन होता है हमारे मौसम में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब देखेंगे आगे हम कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है, ठीक है। आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, जो मैंने आपको बताया अभी लिखवाया, ठीक है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है या लंबवत पड़ती है, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप अधिक इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था वही यहाँ पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। कि ध्रुवों के पास क्या होता है, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, ठीक है। इसको हाईलाइट कर लेंगे आप। ध्रुवों के पास सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव की रेखा के बाद वाले भाग लगभग 6 महीने लगातार दिन में रहते हैं, ठीक है। आपको ध्यान देना है, जब सूर्य क्या होता है हमारी उत्तरी ध्रुव पर होता है, तो उत्तरी ध्रुव पर हमारे सॉरी कर्क रेखा पर होता है, तो उत्तरी ध्रुव हमारा क्या होता है, 6 महीने के लिए दिन में होता है। जैसे आपने जाना होगा कि अलास्का में 6 महीने दिन होता है, ठीक है। उसी प्रकार हमारे ध्रुवों पर क्या होता है, तिरछी तिरछी उष्मा जाती है, उस वजह से 6 महीने दिन होता है उस जगह। तो अंटार्कटिक में क्या होता है, 6 महीने रात होती है, ठीक है। जैसे उत्तरी गोलार्ध में दिन होगा 6 महीने के लिए, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, अंटार्कटिक में रात होगी, ठीक है। ये आपको एक तर्क तर्क आधारित विश्लेषण करना होता है खुद को, कि हाँ अगर यहाँ दिन है तो यहाँ क्या होगा, खुद को सोचने के लायक बनाना होता है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुववृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है, ठीक है। आपको पता चलेगा गर्मी की होती है, उत्तरी गोलार्ध के बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसीलिए विषुववृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है, ठीक है। क्या होता है, हमारे इधर गर्मी का मौसम होता है, बराबर है, उस वक्त जब सूर्य हमारे तरफ होता है। अब देखिए जो मैंने आपको बताया, जो लिखवाया मैंने वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। 21 जून के 21 जून को इन क्षेत्र में सबसे लंबा दिन व सबसे छोटी रात होती है, बराबर है। जो मैंने आपको भी लिखवाया है वही आगे था। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। ये हाईलाइट कर लेना है जो मैंने आपको बताया, क्योंकि ये आपको लिखवाया मैंने, ठीक है। उसी प्रकार क्या होता है, उसी प्रकार
22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसीलिए दक्षिण गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसीलिए दक्षिण गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रात वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। ठीक है, उधर भी सेम होता है। अगर उधर भी क्या होता है, सेम ग्रीष्म ऋतु होता है। ठीक है, बराबर है। उसी प्रकार क्या होता है, वही होता है। ठीक है, वही बताया मैंने आपको, जो आपको बताया गया था। ठीक है, तो अभी देखिए, जैसे हमारे उत्तरी गोलार्ध में होता है, उसके अपोजिट में सेम कहा होता है, हमारे दक्षिणी गोलार्ध में होता है। बराबर है। तो आपको दिमाग में लाना होगा कि आपको दिमाग में लाना होगी कि हाँ, अगर उत्तरी गोलार्ध में ये चल रहा है कि तो दक्षिणी गोलार्ध में इसका अपोजिट होगा। बराबर है। अब आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, आगे देखते हैं हम। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रात वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। बराबर है। इस टाइम भी हमारी तरफ ग्रीष्म ऋतु होता है, तो उस टाइम उधर ग्रीष्म ऋतु होता है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। बराबर है। जो मैंने अभी कहा कि जो स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होगी, उसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में होगी। अगर जो स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में है, उसके विपरीत क्या होगी, हमारे उत्तरी गोलार्ध में होगी। बराबर है। तो ये आपको याद रखना होता है। अब आगे पढ़ेंगे हम। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं, दक्षिण अयनांत कहते हैं। बराबर है, दक्षिण अयनांत। अब आगे पढ़ेंगे हम। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुववृत्त पर सीधी पड़ती है। बराबर है। जब सूर्य कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर जाता है तो 21 मार्च आता है। जब मकर रेखा से कर्क रेखा की तरफ जाता है तो 23 सितंबर को सूर्य की किरणें क्या होती है, विषुववृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बताया था। आगे देखिए, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर क्या होता है, समान दिन व समान रात होता है। इसे विषुव कहा जाता है। ठीक है, या इक्विनॉक्स कहा जाता है। इसे विषुव या इक्विनॉक्स कहा जाता है। जो चीजें मैंने आपको पहले लिखवाई है, जो पहले समझाई है, ठीक है, वही चीजें आपको यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, आगे में तो मैंने जो बोला आपको उस पे भी ध्यान देना है आपको। ठीक है, आपको याद रखना होगा जो चीजें मैं बताते जाता हूँ आपको। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे हम। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होता है। बराबर है। अगर शरद ऋतु हमें 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में है, तो दक्षिण गोलार्ध में वही वसंत ऋतु होगा। उसके विपरीत देखेंगे, 21 मार्च को इसकी स्थिति के विपरीत होती है। जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होगा, तो दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होता आप शरद ऋतु होगा। आपको क्या करना है, मैं सीधा बताता हूँ। ठीक है, आपको पूरा जो हमारा जो भाग है, ये क्लास है आपकी, सिर्फ इस बेसिस पे है। ठीक है, आपको इस पे बहुत अच्छे तरीके से काम करना है। मैं एक क्लास इस पे समझा के दूंगा आपको। ठीक है, कि आपको इसको किस तरीके से करना है। ठीक है, आपको इसकी नोट्स बनानी, ये 4 टॉपिक लिख लेने हैं। फिर इस 21 मार्च के बारे में लिखना है, 21 जून के बारे में लिखना है, इसी बुक में से। ठीक है, इसी बुक में से जो जो दिया हुआ है आपको, वो अलग से निकाल के अपने नोट्स में लिखना है। ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट। ठीक है, यहां पढ़ा हमने। इसी प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन आता है। ठीक है, ये सब स्थितियां, परिवर्तन, मौसम, ठीक है, गर्मी ठंडी, ये किस वजह से होती है, ये होती है पृथ्वी की गतिविधियों की वजह से। ठीक है, पृथ्वी के परिक्रमण एवं घूर्णन की वजह से। तो आपका ये पूरा क्लास किस पर फोकस है, हमारा पूरा क्लास इस मैप पर फोकस है। ठीक है, तो आपको ये डायग्राम अपने बुक में बना लेनी है, नोट्स में इसके छोटे छोटे नोट्स बना लेने हैं। ठीक है, कि 23 सितंबर को क्या होगा। अगर जो 23 सितंबर को होगा, उसके अपोजिट हमें 21 मार्च में लिखना है। जो 21 जून को होगा, उसके अपोजिट में हमें 22 दिसंबर में लिखना है। ठीक है, तो ये चीजें आपको अपने नोट्स में बना लेनी है। ठीक है बच्चों, अगर आपको मैं आपको बताऊंगा नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, उसमें भी एक क्लास ले लूंगा मैं परफेक्ट। ठीक है, इसी तरीके से मैं क्लास लूंगा, तो आपको क्लास के बाद ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है, और कल हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर नंबर 4। ठीक है, मानचित्र। ठीक है, मानचित्र किस तरीके के होते हैं उसके बारे में हम कल जानेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।